नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पद परिचय पढ़ रहे थे। पद परिचय शुरू करने से पहले हमने पद के भेदों के बारे में पढ़ना शुरू किया था। पद के दो भेद हमने देखे थे, विकारी और अविकारी। विकारी पद के भेद हमने दो पढ़ चुके थे, संज्ञा और सर्वनाम। आज हम विशेषण शुरू करने जा रहे हैं। विशेषण किसे कहेंगे? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे नीला आकाश। आकाश की विशेषता किससे बताई जा रही है? नीले रंग से। आकाश का रंग कैसा है? नीला। तो नीला क्या हो गया? विशेषण। छोटी लड़की, तो छोटी शब्द विशेषण हुआ। दुबला आदमी, दुबला विशेषण शब्द हुआ। आदमी क्या हो गया? विशेष्य हुआ है। और दुबला क्या हुआ है? विशेषण। इसी तरह से नीला क्या हुआ? विशेषण। तो आकाश हुआ विशेष्य शब्द। छोटी विशेषण शब्द हुआ तो लड़की हुआ विशेष्य शब्द। कुछ पुस्तकें, तो कुछ विशेषण शब्द हुआ, पुस्तकें विशेष्य शब्द हुआ, है ना। हर शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो तो विशेष्य हो गया, और जिससे विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण शब्द होता है। विशेषण के भी भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जैसे उदाहरण में अपन देख लेते हैं, काला कोट, तो काला, पुराना, भला, छोटा, मीठा, देसी, पापी, धार्मिक। तो ये शब्द जो है किसी न किसी की गुण, दोष आदि को प्रकट कर रहा है, तो ये कहलाएंगे गुणवाचक विशेषण शब्द। फिर हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक लड़का, दूसरा पेन, पांचों आदमी, सब आम, कई लोग, ठीक है, जिनको कि गिना जा सकता है, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का हमें बोध कराते हैं, और ऐसे शब्द होते हैं जिनको कि हम गिन सकते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। फिर तीसरा विशेषण का भेद हम देखेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिणाम, परिमाण का अर्थ होता है नाप या तोल आदि का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर, 3 किलो, 5 तोला, 1 लीटर। ऐसे शब्द होते हैं जो किसी के नाप या तोल का बोध कराते हैं, जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, जिसको नापा जा सकता है, जिसे तोला जा सकता है, इनका बोध कराते हैं। जैसे मीटर, लीटर, किलो, तोला, इस तरह के शब्द क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। फिर हम देखेंगे अगला, संकेतवाचक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। देखो, संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि ये शब्द सर्वनाम शब्द होते हैं किंतु कार्य ये विशेषण का करते हैं, ठीक है। तो संकेतवाचक भी कहलाते हैं और सार्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। जैसे कोई सज्जन पुरुष आए हैं, किस बच्चे ने आवाज़ दी, ठीक है। तो ऐसे कि जो किसी संकेत वाचक विशेषण की पहचान क्या है, पहले अपन ये भी देख लेते हैं कि सर्वनाम शब्द ही संकेतवाचक विशेषण होते हैं, और सर्वनाम के बाद संज्ञा का होना इसमें आवश्यक होता है। जैसे आप देखो, कोई सज्जन, कोई सर्वनाम शब्द था, बाद में संज्ञा शब्द आ रहा है सज्जन। किस बच्चे, बच्चे शब्द संज्ञा शब्द हो गया, और ये किस शब्द सर्वनाम हो गया, किंतु ये सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है ना। तो यहाँ पर ये कहलाता है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण।
फिर आखिरी हम विशेषण का भेद देखेंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के विशेषण के द्वारा निर्मित होने वाले वस्तुपरक शब्दों के साथ जुड़कर निर्मित होते हैं, वे ही व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी, तो जोधपुरी हो सकता है, बनारसी, बीकानेरी, कश्मीरी। तो ये जो है शब्द जो है व्यक्तिवाचक शब्द होते हैं, किंतु यहाँ पर ये विशेषण का कार्य कर रहे हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक विशेषण कहला रहे हैं। क्योंकि जोधपुरी जूती, जूती की विशेषता बताई जा रही है कि वह कौन सी है, जोधपुरी है। साड़ी कौन सी है, बनारसी है। तो ये बनारस शब्द से बना है, बनारसी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द से विशेषण बना है, इसलिए व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएगा। क्रिया पढ़ेंगे अब अगला हम। क्रिया किसे कहेंगे, यानी कि वाक्य में वे शब्द जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। यानी वाक्य में ऐसे शब्द जो किसी कार्य के करने या होने का हमें बोध कराते हैं, वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्रिया के मुख्य रूप से तो दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे, वे क्रिया जिसके साथ कर्म आवश्यक हो या कर्म साथ में हो, तो वह क्रिया सकर्मक कहलाएगी। यानी कि वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता न पढ़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे छात्र अध्ययन कर रहा है, छात्र अध्ययन कर रहा, छात्र कर रहा है, क्या हो गया, क्रिया। क्या कर रहा है, अध्ययन कर रहा है। अध्ययन क्या हो गया, कर्म। यानी क्रिया के साथ कर्म है तो क्रिया सकर्मक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और बोलती हूँ, राम क्रिकेट खेल रहा है। खेल रहा है ये शब्द हो गया क्रिया। क्या खेल रहा है, क्रिकेट। क्रिकेट क्या हो गया, उसका कर्म। हमें कैसे पता चलेगा कि वाक्य में कर्म कौन सा है। क्रिया से दो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या या किसको। जो भी वाक्य में उसका उत्तर निकलता है वह उसका कर्म होता है, और यदि कर्म है तो क्रिया सकर्मक कहलाती है। क्रिया का दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। वे क्रिया जिसके साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती, वह क्रिया अकर्मक कहलाती है। जैसे कविता हंसती है, राम खेलता है। अब हंसती है क्रिया हो गई, इसके साथ कर्म है ही नहीं। क्या या किसको से प्रश्न पूछो, उत्तर नहीं निकल रहा है, अर्थात कर्म नहीं है, और कर्म नहीं है तो क्रिया अकर्मक है। एक क्रिया और पूछी जाती है पद परिचय में, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है पहले हम समझेंगे। वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अर्थात प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके अपनी प्रेरणा के द्वारा किसी अन्य से वह कार्य करवाता है, वहां पर क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है। अब दुष्यंत ने स्वयं पत्र नहीं लिखा, उसने हेमंत से पत्र लिखवाया, तो यहाँ पर लिखवाता है क्रिया जो है वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि कर्ता ने स्वयं कार्य नहीं किया और किसी अन्य से करवाया। ठीक है, इसी तरह से एक उदाहरण और देख लेते हैं हम। राम पोस्टमैन से पत्र पढ़वाता है। राम क्या हो गया, कर्ता। अब कर्ता स्वयं ने कार्य नहीं किया और पोस्टमैन से कार्य करवाया, तो पढ़वाता है क्रिया होगी प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया का जब हम पद परिचय करते हैं, क्रिया शब्दों का जब पद परिचय करेंगे तो वाच्य बताना भी आवश्यक होता है। तो वाच्य किसे कहते हैं, पहले हम वह समझ लेते हैं। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। ठीक है, तो क्रिया का वह रूप वाच्य कहलाता है। अब क्रिया के आधार पर वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृतवाच्य, जिसको अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस कहते हैं। और कृतवाच्य किसे कहेंगे वह भी देख लेते हैं। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध
कर्ता से होता है, अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। ऐसे वाक्य कृतवाच्य कहलाते हैं। अर्थात एक और आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ कि वाक्य में जब कर्ता के बदलने से क्रिया बदलती है तो वहाँ पर कृतवाच्य होता है। जैसे अपन उदाहरण देखेंगे, लड़का दूध पीता है। यहाँ पर लड़का शब्द जो है वह कर्ता है, क्योंकि क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। तो लड़का शब्द की जगह यदि मैं लड़की रख देती हूँ तो लड़की दूध पीती है, तो कर्ता के बदलने से क्रिया बदल जाती है, इसलिए यहाँ पर कृतवाच्य है। जैसे यहाँ पर अपन दूसरा उदाहरण देखते हैं, सीता पुस्तक पढ़ती है। सीता की जगह मैं लिंग बदल देती हूँ, सीता की जगह में राम लिख देती हूँ, तो राम पुस्तक पढ़ता है, तो क्रिया बदल गई। तो कर्ता के बदलने से क्रिया बदलती है तो कृतवाच्य होता है। इसकी कुछ पहचान है कृतवाच्य की। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, ठीक है, वहाँ पर कृतवाच्य होता है। इसमें कर्ता का चिन्ह ने का अभाव होता है, अर्थात कर्ता के आगे ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। फिर तीसरा हम इसकी पहचान देखेंगे, अकर्मक वाक्य जिसमें कर्म न हो के सभी उदाहरण कृतवाच्य के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। फिर दूसरा वाच्य का प्रकार हम देखेंगे, कर्मवाच्य, जिसको पैसिव वॉइस कहते हैं। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है, अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं, ऐसे वाक्य कर्मवाच्य कहलाते हैं। और एक और आसान तरीका मैं बताती हूँ आपको कि कर्म के बदलने से यदि क्रिया बदलती है तो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। जैसे राम ने चाय पी, पी क्या पी, चाय पी, तो चाय क्या हुआ, कर्म हुआ, ठीक है। अब इस कर्म की जगह पर मैं दूध रख देती हूँ, राम ने दूध पिया, पी की जगह क्रिया बदल गई पिया, इसलिए यहाँ पर हमको पता चल जाएगा कि कर्म के बदलने से क्रिया बदली, अर्थात यहाँ पर कर्मवाच्य है। इसी तरह से अगला उदाहरण और देख लेते हैं, मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया, ठीक है। अब लिखा गया ये क्या हो गई, क्रिया, क्या लिखा गया, पत्र, पत्र हो गया कर्म। पत्र की जगह मैं लिख देती हूँ कहानी, तो अब कहानी लिखकर मैं देखती हूँ मोहन के द्वारा कहानी लिखी गई, तो यहाँ पर क्रिया बदली, इसीलिए ये कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य की पहचान देखिए, कर्ता के बाद ने, से, के द्वारा, के कारण आए तो वहाँ पर वह वाक्य हमेशा कर्मवाच्य ही होता है। यानी कर्ता के बाद ने, से, के द्वारा, के कारण ऐसे शब्द आए तो वह कर्मवाच्य होता है। जैसे अपन ने देखा राम ने आ रहा है, यहाँ पर मोहन के द्वारा आ रहा है, तो ये कर्मवाच्य के उदाहरण है। अब वाच्य का तीसरा भेद हम देखेंगे, भाववाच्य। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है और न ही कर्म के अनुसार, बल्कि असमर्थता, निषेधात्मक, नकारात्मक के भाव के साथ भाव की प्रधानता होती है, ऐसे वाक्य भाववाच्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, भूख के कारण मुझसे सोया नहीं जाता। दूसरा और एग्जाम्पल देखते हैं, कंठ अवरुद्ध होने के कारण मुझसे बोला नहीं जाता। तो भाववाच्य में हमें हमारे मन के भाव वाक्य में दिखाई दे रहे हैं। भाववाच्य की पहचान, वाक्य में कर्ता के बाद करण कारक के चिन्ह आए तो वह वाक्य हमेशा भाववाच्य होता है। कर्ता, जैसे अपन ने ऊपर वाक्य देखा था, कर्ता क्या है, मुझसे सोया नहीं जाता, तो मुझ शब्द क्या हो गया, कर्ता। से लग गया करण कारक का चिन्ह लगता है कर्ता के साथ इसमें। तो और नीचे वाले में भी देख लो, कंठ अवरुद्ध होने के कारण मुझसे बोला नहीं जाता, मुझ शब्द क्या है, कर्ता, और से लग गया यानी करण कारक का चिन्ह लग गया है, इसलिए यह भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य का वाक्य हमेशा नकारात्मक ही होता है, अर्थात इसमें नकारात्मक बात होती है, नहीं शब्द का प्रयोग होता है। जैसे भूख के कारण मुझसे सोया नहीं जाता, तो नहीं आ रहा है।
कंठ अवरुद्ध होने के कारण मुझसे बोला नहीं जाता, नहीं, अर्थात नकारात्मक वाक्य होते हैं ये।